सभी मित्रों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को करेंगे, जिसके उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मैंने इसके सारांश को, इसके पात्रों को और अंत में इसकी भूमिका को लिया है। जो कुछ भी रह जाएगा मैं इसको अगली वीडियो में प्रश्नों के माध्यम से लूँगी और इसके लगभग सभी कथनों को मैं अगली वीडियो में करवाऊँगी, जो कि इसके कथन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये उपन्यास भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसके पात्रों को, इसकी कथा वस्तु को और इसके कथनों को भी अवश्य ही याद करें। चलिए चलते हैं उपन्यास पर। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से संक्षिप्त परिचय। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास 1946 ईस्वी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? 1946 ईस्वी में। सबसे पहले यह विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसको बाद में राजकमल चौधरी प्रकाशन में भी प्रकाशित किया गया है। यह उपन्यास आत्मकथा के रूप में लिखा गया हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। आत्मकथा के रूप में लिखा गया, यह आत्मकथा नहीं है, एक उपन्यास है। और कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। यह इतिहास पर आधारित उपन्यास है, लेकिन इसमें लेखक ने, उपन्यासकार ने अपनी कल्पना का भी सम्मिश्रण किया है, यानी कि यह इतिहास पर आधारित होते हुए भी इसमें कल्पना का भी समावेश किया गया है। बाण भट्ट के आश्रयदाता श्री हर्षवर्धन का समय 7वीं शताब्दी में माना जाता है। उन्हीं के दरबार में बाण भट्ट रहते थे। यह उपन्यास बाण भट्ट के जीवन पर आधारित है। कब, किस समय को इसमें दर्शाया गया है? समय क्या है? 7वीं शताब्दी। छोटे छोटे बिंदुओं को आपको याद रखना है। समय क्या है? 7वीं शताब्दी है। और राजा कौन थे उस समय के? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के जो कवि थे, यानी कि उसके दरबार में रहने वाले जो कवि थे बाण भट्ट, उसी को आधार बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस उपन्यास को लिखा है। उन्हीं के दरबार में बाण भट्ट रहते थे। यह उपन्यास बाण भट्ट के जीवन पर आधारित है। इस उपन्यास में सम्राट हर्षवर्धन के समय की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है। सभ्यता, संस्कृति, त्योहारों, उत्सवों, नृत्य कला सभी को इसमें दिखाया गया है। उपन्यास में अनेक त्योहारों, उत्सवों, जन्मोत्सव आदि का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास का नायक बाण भट्ट है। कौन है नायक? बाण भट्ट। तथा नायिका कौन है? भट्टनी, जो कि एक राजकुमारी है। इस उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन कवि बाण भट्ट के बिखरे हुए जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों को बहुत ही कुशलता पूर्वक तथा कलात्मक ढंग से इस उपन्यास में दिखाया है। बाण भट्ट नियतिवादी। अब बाण भट्ट का चरित्र, यानी कि कैसे थे वो? बाण भट्ट नियतिवादी, सभ्य, श्रेष्ठ, ज्ञान संपन्न, सुसंस्कृत, बाण भट्ट का वास्तविक नाम क्या था? दक्ष भट्ट। आपको बाण भट्ट का दूसरा नाम भी याद रखना है, दक्ष भट्ट। यानी कि उपन्यास में आ सकता है कि बाण भट्ट का दूसरा नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो आपको यह भी विशेष याद रखना है। और उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में। बाण भट्ट की माता बाल्यावस्था में ही उसे छोड़कर स्वर्गलोक को चली जाती है। बाण भट्ट जब 14 वर्ष के थे, उनके पिता चित्रभानु भट्ट, किसके पिता का नाम है? बाण भट्ट के, भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब बाण भट्ट की भेंट राजा हर्षवर्धन से होती है तथा राजा हर्षवर्धन बाण भट्ट की विद्वता से बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने बाण भट्ट को अपना राज पंडित घोषित कर दिया। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हर्षवर्धन बाण भट्ट की
विद्वता से बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने बाणभट्ट को अपना राज पंडित घोषित कर दिया था। बाणभट्ट को प्रत्येक क्षेत्र का बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त था। साथ ही साथ वह पशु पक्षियों की बोलियों को भी समझते थे। बाणभट्ट को नृत्य कला का ज्ञान भी था। उच्च कोटि के साहित्यकार तथा नाट्य कला का ज्ञान भी उच्च कोटि का था। उपन्यास में वर्णन किया गया है कि बाणभट्ट नारी का सम्मान करते। बाणभट्ट कहते हैं कि चंचल और कुलभ्रष्ट स्त्रियों में भी एक दैवी शक्ति होती है। निपुणिका को पान की दुकान पर बैठा देखकर वह कह उठता है, मैं तुझे कीचड़ में छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे ही भट्टनी को संकट में देखकर वह अपना भला बुरा भी भूल जाता है। जो ये कथन है, ये बाणभट्ट के उपन्यास में से बाणभट्ट के कथन है। बाणभट्ट के बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण कथन है जो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। बाणभट्ट स्त्रियों का सम्मान करता है लेकिन उसको भोग की वस्तु नहीं समझता है, यानी कि पवित्र प्रेम और सम्मान देता है। स्त्रियों का सम्मान देता है लेकिन भोग की दृष्टि से स्त्रियों को वह नहीं देखता। निपुणिका जो बाणभट्ट से प्रेम करती है, बाणभट्ट पर अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहती है, किंतु बाणभट्ट निवेदन को स्वीकार नहीं करता। भट्टनी तथा निपुणिका दोनों बाणभट्ट से प्रेम करती हैं, लेकिन बाणभट्ट का प्रेम निपुणिका के प्रति करुणाजन्य और भट्टनी के प्रति श्रद्धाजन्य है। यह भी आपको याद रखना है कि करुणाजन्य किसके प्रति, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन जाते हैं। निपुणिका बाणभट्ट को धरती का पुरुष रत्न मानती है। जो निपुणिका है बाणभट्ट को क्या मानती है? धरती का पुरुष रत्न मानती है, यानी कि अच्छा मानव मानती है कि धरती का बहुत ही अच्छा मानव है। बाणभट्ट का प्रेम पवित्रता के ठोस धरातल पर टिका हुआ है, अर्थात बाणभट्ट प्रेम को पवित्र मानता है, भोग विलास की वस्तु नहीं। इस उपन्यास में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बहुत हुआ है, इसलिए उपन्यास क्लिष्ट हो गया। उपन्यास की भाषा सरल नहीं है क्योंकि द्विवेदी जी ने उपन्यास को संस्कृत के बाणभट्ट के चरित्र को आधार बनाकर लिखा है। अब हम देखते हैं बाणभट्ट उपन्यास के पात्रों को। सबसे पहला ही पात्र है बाणभट्ट। इसका दूसरा नाम बंड भी है। क्या नाम है दूसरा नाम? बंड। और दक्ष भट्ट भी बाणभट्ट को ही कहा जाता है। एक है उड्डपति, निपुणिका है, हर्षवर्धन महाराज हैं, कृष्णावर्धन या कुमार एक ही का नाम है। भट्टनी है जो कि राजकुमारी के नाम से भी जानी जाती है, राजबाला के नाम से। चंद्रदीधीति, देवकन्या, चारों ही नाम किसके हैं? चारों ही नाम भट्टनी के हैं। यानी भट्टनी को किस किस नाम से जाना जाता है, ये आपको चारों ही याद रखनी है। अघोर भैरव है, भैरवी है जिसको महामाया भी कहते हैं, तूर मिलिंद है, देवपुत्र, यानी कि ये राजा हर्षवर्धन के पिता हैं। भट्टनी के पिता हैं। बौद्ध भिक्षु सुगत भद्र है, राजश्री है, सुचरिता है, वाम मार्गी अवधूत है। ये आपको सारे ही पात्र याद रखने हैं, क्योंकि पात्र मिलान करने के लिए या बाणभट्ट उपन्यास के कौन से पात्र हैं या कौन से नहीं हैं, इस तरह से आपको प्रश्न में मिल सकता है। आमिर सामंत, ईश्वरसेन, राजकवि चालक, चारुस्मिता, आर्य व भव्य, विरक्ति वज्र, ये उपन्यास के पात्र हैं।
अब देखते हैं उपन्यास की भूमिका। आप उपन्यास की भूमिका को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और इसको 2-3 बार रिवीजन अवश्य ही कर लें, क्योंकि उपन्यासों की भूमिका से प्रश्न अब बनने लगे हैं। उपन्यास का आमुख कह लीजिए, कथामुख कह लीजिए या भूमिका। आमुख या कथामुख, क्योंकि उपन्यास की जो भूमिका है उसको बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो आमुख नाम से लिखी गई है, या कथामुख। बाणभट्ट की आत्मकथा के प्रकाशित होने के पूर्व उसका इतिहास जान लेना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इस उपन्यास की भूमिका में, यहाँ से इसकी भूमिका स्टार्ट है, यहाँ से कह रहे हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के प्रकाशित होने के पूर्व उसका इतिहास जान लेना। मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया के एक संभ्रांत ईसाई परिवार की एक कन्या है। मिस कैथरीन कहाँ की है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रिया, ये एक अलग देश है ऑस्ट्रेलिया से। मिस कैथराइन, प्रश्न आ सकता है कि मिस कैथराइन का किस उपन्यास में चर्चा हुई है? मिस कैथराइन की किस उपन्यास में चर्चा मिलती है? संभ्रांत ईसाई परिवार की एक कन्या है। यद्यपि वे अभी तक जीवित है, पर उन्होंने एक विचित्र ढंग का वैराग्य ग्रहण किया है और पिछले 5 वर्षों से मुझे उनकी केवल एक चिट्ठी मिली है। क्या मिली है? चिट्ठी मिली है, जो इस लेख से संबंध होने के कारण अंत में छाप दी गई है। किस लेख से? यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है उस लेख से अंत में छाप दी गई है। यानी कि जो आधार, यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी को सामग्री मिली है, सामग्री यानी कि जो विषय वस्तु उन्होंने प्राप्त की है वो कहाँ से की है? जो मिस कैथराइन है और उन्हें जो चिट्ठी मिली है उससे ही उनको बाणभट्ट की आत्मकथा लिखने की प्रेरणा मिली और उसी से ही उन्होंने क्या किया है, इसका विषय वस्तु प्राप्त की है। कारण अंत में छाप दी गई है। मिस कैथराइन का भारतीय विधाओं के प्रति असीम अनुराग था। अपने देश में रहते समय ही उन्होंने संस्कृत, ईसाई, हिंदी का अभ्यास कर लिया था। 68 वर्ष की उम्र में वे इस देश में आई और लगातार भ्रमण करती रही। किस देश में आई? भारत में। यहाँ आकर उन्होंने बंगाल का भी अभ्यास किया था, पर इस भाषा में लिखने की योग्यता उन्हें अब तक नहीं हुई और आगे होने की कोई विशेष संभावना भी नहीं है। किसमें? बंगला में। मिस कैथराइन को हम लोग दीदी कहते थे। दीदी अर्थात दादी, यानी कि बंगला में दादी को क्या कहा जाता है? दीदी। ये भी याद रखना है। आगे जब कभी दीदी शब्द का प्रयोग किया जाए तो पाठक उन्हीं से तात्पर्य समझे, यानी कि दादी से। बंगला में दादी के साथ मजाक करने का रिवाज है। बंगला में दादी के साथ मजाक करने का रिवाज है। दीदी इस बात को जानती थी और कभी कभी बड़ा करारा मजाक कर बैठती। हम लोगों पर, विशेष कर मेरे ऊपर, दीदी का स्नेह नाती के समान था। दीदी बहुत भोली थी। अपनी कष्टसाध्य यात्राओं के बाद जब वे इधर लौटती तो हम लोगों के आनंद का ठिकाना न रहता। नई बात सुनने के लिए हम लोगों की भीड़ लग जाती। दीदी एक एक करके कभी कोई लाल पत्र की पोथी, कभी पुरानी पोथी, ये तय नहीं है, पोथी के ऊपर की विचित्रित काठ की पाटी, कभी पुराने सिक्के निकाल कर हमारे हाथों पर रखती जाती और उनका इतिहास सुनाती जाती। उस समय उनका चेहरा श्रद्धा से गदगद होता और उनकी छोटी छोटी नीली आंखें पानी से भरी होती। फिर धीरे से उनकी जेब से एक सफ़ेद बिल्ली का बच्चा निकलता, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ
हम लोग इस मजाक से परिचित थे। दीदी को प्रसन्न करने के लिए हम में से कोई बड़ी उत्सुकता के साथ बिल्ली के उस बच्चे को इस प्रकार लेता मानो कोई हस्तलिखित पोथी ले रहा हो, और तब वह बिलोटा कूद जाता और हम लोग मानो अचकचाकर डर जाते। फिर दीदी इतना हंसती कि नूतन कुटीर की छत हिल जाती। दीदी के इस हर्षातिरेक का परिणाम यह होता कि यार लोग, यानी कि जो मित्र मंडली बैठी होती थी दादी के पास, लोग संग्रहित बहुमूल्य वस्तुओं में से कुछ को दबा जाते। देखो, संग्रहित ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी कहीं कहीं ऐसे आता है संग्रहित, यह गलत होता है, यह आपका शुद्ध अशुद्ध में आता है संग्रहित। बहुमूल्य वस्तुओं में से कुछ को दबा जाते। मैंने कभी ऐसा अपक्रम नहीं किया, यानी कि मैंने दीदी की कोई वस्तु नहीं चुराई, पर दीदी को पता भी नहीं चलता जब मित्र लोग दीदी की वस्तुएं चुरा लेते। कभी कभी दीदी जब ध्यानस्थ हो जाती तो उनका वली कुचित मुखमंडल बहुत ही आकर्षक होता। ऐसा जान पड़ता कि साक्षात सरस्वती आविर्भूत हुई हो। ठीक है, ये उपन्यास की क्या है, ये उपन्यास की अंत में भूमिका है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। आप इसको कई बार अपना रिवीजन कर लीजिएगा, और दूसरी वीडियो में मैं आपके कथन और प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।